नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, पढ़ रहे होंगे और ऐसे ही आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए, हम आज आपको पढ़ाते हैं ज्योग्राफी का अगला लेक्चर। ठीक है, हमने उसको खत्म किया था, यहाँ तक प्रॉब्लम यूजली काज्ड डिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स। ठीक है, लेकिन आज हम आप बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? हम देखते हैं कि सड़कें बन रही है तो उसको हम डेवलपमेंट मान लेते हैं। घरों पे लाइट आ जाती है, किसी मोहल्ले में किसी गांव में लाइट आ जाती है, बहुत दिनों से नहीं रहती, तो हम मान लेते हैं कि डेवलपमेंट हो गया। ठीक, वो डेवलपमेंट हमारी नजर में है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ऐसा डेवलपमेंट जिससे किसी भी आम जनता को नुकसान ना हो। ठीक है, तो उसे ही कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे हम आगे से जो बताया वो बताते, जैसे द रिसोर्स शुड बी यूज्ड इन सच वे दैट आवर एनवायरनमेंट इज नॉट डैमेज्ड। यानी कि जो हमारे पास डेवलपमेंट करने के जो रिसोर्स हैं उनको इस तरह से यूज किया जाए ताकि क्या हो कि हमारा जो एनवायरनमेंट हो डैमेज ना हो, खराब ना हो, या किसी तरीके से उसमें कमी ना आए, और वो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, वो जो आने वाली जनरेशन है उसको किसी भी तरीके से किसी प्रकार का कंप्रोमाइज ना करना पड़े। ठीक है, तो अगर ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कभी हमने सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या और कुछ जो भी हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, जो भी नेचुरल इमरजेंसी आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसका कोई सोर्स होगा जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ चीजों की कमी हो गई होगी, जिसकी वजह से ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आजकल क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो रही है, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जो जब इन्वायरमेंट के बारे में क्या हुआ कि 1992 में हर देश के लोग जो है ना वो इस पे चिंता व्यक्त करने लगे कि अगर यही हाल रहा तो कुछ दिनों बाद क्या होगा, जो हमारी अर्थ है उसमें जीवन जीने लायक नहीं बचेगी। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एक मीटिंग रही, समिट। ठीक है, उस समिट का नाम था रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। इसको रखा गया था ब्राजील। ठीक है, ये ब्राजील कंट्री में रखा गया था, ब्राजील में रखा गया था। इसमें क्या हुआ, ये दुनिया का सबसे पहला अर्थ समिट था, रियो दो जेनेरियो। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ था कि कम ज्यादा से ज्यादा का इसमें कह रहे कि मोर देन 100 से ज्यादा देश ने पार्टिसिपेट किया था, जिन्हें लगता था कि हाँ इस एरिया में कदम बढ़ाना चाहिए या इस चीज में अवेयर करना चाहिए। तो 100 से ज्यादा देश के जो लोग आए थे इसमें पार्टिसिपेट करने आए थे। ठीक है, ये पार्टिसिपेटेड इन दिस समिट, यानी कि इस समिट में 100 से ज्यादा जो देश है वो आए हैं कि चलिए अर्थ को बचाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आता है, देखिए अब इसमें क्या होगा, इसका रीजन क्या था, क्यों लिया गया था? कहते हैं कि एड्रेसिंग क्या, चलिए ये कह रहे हैं एड्रेसिंग द अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल लेवल। यानी इसका ये कारण था कि हम जो इसके अर्थ का प्रॉब्लम के बारे में कि कौन सी प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, इनमें हम इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करेंगे और ऐसा डेवलपमेंट करेंगे सोशियो इकोनॉमिक, यानी कि जिससे किसी भी आदमी को या किसी नेचर को किसी तरीके की परेशानी ना हो। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या है कि अब बात तो इस पे होनी थी, ये कारण था। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो आए इसमें जजमेंट क्या आया कि क्या चीजें होनी चाहिए।
पहला है कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल आया, यानी कि उसमें कहा गया है कि हर देश को पेड़ लगाने के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। और फिर आया एक और उसी टाइम एजेंडा 21 को लाया गया, ठीक है। अब इतनी सी बात है, अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं कि जो रिसोर्स है उसकी प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि कुछ जगहों पे कई तरह के रिसोर्स हैं, ठीक है। जैसे क्या है कि हम जानते हैं कि जो झारखंड है, ठीक है, झारखंड है, और क्या है, झारखंड है और छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, ये और मध्य प्रदेश, ये इनमें क्या है, यहाँ पे ज्यादा मात्रा में आपको मिनरल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मिनरल्स, ठीक है। वहीं हम देखते हैं कि गुजरात और राजस्थान के जो क्षेत्र है वहां पे धूप प्रॉपर मात्रा में मिलती है, ठीक है। तो यानी कि इस सब चीज का सर्वे किया गया कि कहाँ पे क्या चीजें मिलती है। फिर उसके बाद आया है कि जो अरुणाचल प्रदेश में है वहां पे पानी बहुत अच्छे से मिल जाता है, पानी की मात्रा वहां पे अच्छे से आ जाती है। चलिए अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, अब ऐसे देखो, प्लानिंग इन द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स एज द सर्टेन एरिया दैट हैव सफिशिएंट रिसोर्स व्हाइल अदर डू नॉट हैव इनफ। यानी कि हमें प्लानिंग ऐसा करना चाहिए कि उस एरिया के जो रिसोर्स है उन्हें भली भांति, जुडिशियस का मतलब होता है अच्छे तरीके से, भली भांति जैसा अच्छा यूज कर सकते हैं उनको करना चाहिए सफिशिएंटली, क्या करेंगे, और उस एरिया सर्टेन एरिया का कुछ जो रिसोर्स है उसका भली भांति यूज करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर द रिच इन मिनरल्स। ने बताया कि जो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और क्या है, मध्य प्रदेश है और झारखंड, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे जो मिनरल्स है वो बहुत ज्यादा मिलते हैं, मिनरल्स एंड कोयला, ठीक है, डिपॉजिट जमा है। एंड कहते हैं कि जो अरुणाचल है, अरुणाचल प्रदेश हैज एबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स बट हैव लैक इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश में है वहां पे पानी तो एबंडेंस है, यानी कि पानी वहां पे काफी मात्रा में मिल जाता है, लेकिन वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो हमें प्लान ऐसा करना है कि जो जहां पे रिसोर्स जिस तरीके से मिल जाता है वहां पे उस तरीके का डेवलपमेंट करना चाहिए, ठीक है। जैसे और आगे बताते हैं, द राजस्थान स्टेट ऑफ राजस्थान वेरी वेल इंटरवेड with the solar and wind energy but lack of water resource। अब हम ये जानते हैं कि राजस्थान का जो एरिया है वहां पे सोलर यानी कि सूरज की रोशनी और हवाएं तेज चलती है, लेकिन वहां पे वाटर की कमी है, ठीक है, वाटर की कमी है, ठीक है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कंट्री। जो लद्दाख है वो अन्य देशों से आइसोलेटेड है। हम ये जानते हैं इट हैज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच कल्चर हेरिटेज बट है डिफिशिएंट इन वाटर। हम ये भी जानते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे जो लद्दाख वाला एरिया है वो हेरिटेज साइट्स तो बहुत अच्छी है, ठीक, हेरिटेज साइट्स है, ठीक है, कल्चरल हेरिटेज है जो लद्दाख है, वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं घूमने, कुछ लोग तो साइकिल से वहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो वहां लद्दाख में वाटर की कमी है, बट डिफिशिएंट इन वाटर इन इंफ्रास्ट्रक्चर की कहने से वाइटल मिनरल्स हैं और यहाँ पे कुछ अद्भुत तरीके के मिनरल्स हैं। रिसोर्स प्लानिंग इन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व। अब रिसोर्स प्लानिंग में क्या करना चाहिए, सबसे पहले इन्वेंटरी एंड ये आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स। सबसे पहले हमें जहां पे जिस तरीके का रिसोर्स मिल सकता है उसको खोजना चाहिए कि किस एरिया में किस तरीके का रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, दिस इन्वॉल्व द सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एंड एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स।
फिर क्या करना चाहिए, इन सब की जो है जो रिसोर्स है उसकी क्या क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी है, और उसको ना मैप करिए। मैप में कहाँ पे जो मैप है उस पर ड्रॉ करिए कि इस वाले एरिया में इस चीज की ज्यादा भरपूर मात्रा में मिल जाती है। ठीक है, इवॉल्विंग ए प्लानिंग ऑफ स्ट्रक्चर विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशन। फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि वहां पे इंस्टीट्यूशन खड़ा करना है और वहां पे वेल टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी लगे उसको ले जाना है, और स्किल, सबसे बड़ी बात होती है स्किल, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, स्किल हो, उस तरीके के लोगों को उन सब चीजों साइटों पर लगाओ। ठीक है, अब फिर आगे चलते। ठीक है, अब इतनी सी बात हो गई, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सेट अप इम्प्लीमेंटेड रिसोर्स, 1 मिनट। ठीक है, फिर मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। ये बड़ी अच्छी बात है। कहने का मतलब इसका ये है कि जो हम डेवलपमेंट, जो रिसोर्सेज को लेकर के डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, क्या इससे ज्यादा डेवलपमेंट होगा या जितना पैसा लगाएंगे उससे कम ही होगा। अब जैसे मान लीजिए आप कुछ जगहों पे अगर ये कहते हैं कि रिसोर्स तो अच्छा है लेकिन क्वांटिटी कम है, डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए, रिसोर्स तो अच्छा होना चाहिए, अच्छा है कि नहीं, और उसकी क्वालिटी कैसी है। यानी कि अगर रिसोर्स कम है, मान लीजिए कि 2-4 हजार मीट्रिक टन कहीं पे कोयला है, तो आप 2000 मान लीजिए 2 मीट्रिक टन है, अब 2 मीट्रिक टन एक कोयला है, तो यहाँ पे 2 मीट्रिक टन के लिए हम ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों खड़ा करें, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ पे जिसको इतना पैसा लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, उसकी कहीं जोखिम ज्यादा है इस 2 मीट्रिक टन कोयले की कीमत है। तो ये बेवकूफी वाली बात है। ठीक है, तो हमें ये है कि पैसा तो लगा रहे हैं, क्या उससे जो पूरी कंट्री है, जो पूरी कंट्री का डेवलपमेंट है या कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस है, वो क्या बढ़ेगा या घटेगा। तो ऑब्वियसली हम यही चाहेंगे कि हमारी जो कंट्री का स्टेटस है वो बढ़े, इकोनॉमिक स्टेटस बढ़े। इस वजह इस जगहों पे हमें प्लान करना चाहिए। ठीक है, अब इनमें कौन से सबसे बड़े रिसोर्स होते हैं, लैंड रिसोर्स। ठीक है, दे आर मेजर शेयर इन द रिसोर्स दैट मैनकाइंड हैज यूज्ड। जो लैंड है ये सबसे बड़ा मेजर रिसोर्स है, इसको हम मनुष्य के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, अब यही लैंड का यूटिलाइजेशन किसमें करते हैं, फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट जंगल, जंगल क्या है, जंगल में लैंड का यूज हो रहा है, यानी कि लैंड में ही जंगल हो, यानी कि ये जंगल किसमें यूज हो रहा है, लैंड को यूज कर रहा है। यानी कि जो लैंड है इनका बेसिस का पहला फॉरेस्ट में। ठीक है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कुछ ऐसे लैंड्स हैं जो खेती करने के लिए अच्छे नहीं हैं, तो उनको बोलते हैं बैरन। ठीक है, बैरन का मतलब होता है बंजर और वेस्ट लैंड जो खराब हो चुकी है। ठीक है, अब लैंड पुट इनटू द नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, एग्जांपल बिल्डिंग, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। कुछ ऐसी लैंड जो है जो नॉन एग्रीकल्चरल है, जैसे जो रोड बन जाती है, क्या आप वहां पे खेती कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रोड चली जाती है, बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग बन जाती है, फैक्ट्रीज होती है, हम जानते हैं जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है, वो सब भाग रहे हैं, तो जो एग्रीकल्चर वाली एरिया है ना वहां पे भी लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो वो उसको पहले एग्रीकल्चरल की, लेकिन आप उसको नॉन एग्रीकल्चरल बना दीजिए, नॉन एग्रीकल्चरल, या वो खेती करने लायक ही नहीं बची। जो शहरों के आसपास कभी खेती हुआ करती थी, आज वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। तो क्या हो रहा है कि जो लैंड है वो बिल्डिंग और रोड ये सब रेलवे के बाद में चली जाती है। ठीक है, अब अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड। अब फॉलो लैंड जे है अभी यहां पे लिखा है, इसकी आगे बात करें। परमानेंट पैस्चर्स, ग्रेजिंग लैंड। ठीक है, परमानेंट पैस्चर
यानी कि जो परमानेंट है पैस्चर, यानी कि जो ऐसे घास के मैदान है, ठीक है, उनको परमानेंट पैस्चर बोलते हैं, और ग्रेजिंग है वो वही घास के मैदान, ठीक है। लैंड अंडर मिसलीनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स नॉट इन दिस सोइल एरिया। अब ये लैंड कुछ मिसलीनियस ट्री के लिए, जैसे मान लीजिए चंदन टी के लिए आप कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है, वो मिसलीनियस ट्री है, और कुछ ऐसे बहुत मतलब लुप्त प्रजाति के जो पेड़ हैं उनको एक गार्डन को जो होता है गार्डन उसमें लगाया जाता है कि उनकी देखभाल के लिए उनको भी लैंड ही चाहिए, ठीक है। कल्चरल वेस्ट लैंड लेट अनकल्टिवेटेड मोर देन 5 years। जो लैंड जो जमीन क्या है वो पिछले 4 या 5 साल से ज्यादा से अगर वो उसमें खेती नहीं हो रही तो उसको बोलते हैं कल्चरल वेस्ट लैंड, ठीक है। अब हमने फॉलो लैंड हम बताया ना कि नीचे नहीं हमको दिखाया गया। फॉलो लैंड क्या होता है, करेंट फॉलो लैंड। अब इसमें फॉलो लैंड में करेंट फॉलो लैंड कौन left without cultivation for 1 year than one agricultural year, left without cultivation for 1 or less than 1 agriculture, यानी कि कोई ऐसी करंट फॉलो लैंड होती है जो कम से कम 1 साल से उसमें खेत मतलब एग्रीकल्चर ना हो रहा, यानी खेती ना हो रही, ठीक। अदर देन करंट फॉलो, यानी कि जिसमें 1 से 5 साल के तक पहले खेती हुआ करती थी लेकिन अब नहीं हो रही किसी वजह से, इसको बोलते हैं अदर देन करंट फॉलो। अब नेक्स्ट सोन एरिया, द एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चरल एयर प्लस नेक्स्ट सोन एरिया एज ग्रोस क्रॉप एरिया, ठीक है। अब सोन एरिया वैसा एरिया होता है जहां पे हम खेती बाड़ी करते हैं, यानी कि जहां पे कुछ चीजें बोई जोती जाती है। सोन का मतलब होता है बोना, ठीक है, किसी फसल लगाना, ठीक है। और कहता है कि वन एग्रीकल्चरल एरिया प्लस नेट सोन एरिया, एग्रीकल्चरल एरिया और प्लस कर दो और नेट सोन एरिया को अगर ऐड कर दोगे तो वो आ जाएगा ग्रॉस क्रॉप एरिया, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आई हो, समझ गए होंगे, तो हम आगे चलते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन इतना तो हो गया है, और हाँ लैंड पैटर्न यूज, हाँ इसको बता। चलिए देखो, the use of land is determined by both physical factor and such as topographical factors, soil as well as human factors such as population density, technology capability and cultural tradition. The land under permanent pasture has also decreased. अब जो इसमें बताया गया है कि the use of land determined both physical factor such as physical factor वो कौन सी इसमें यूज होता है, यानी लैंड द यूज ऑफ लैंड डिटरमाइंड बाय बोथ फिजिकल जो है जैसे टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर, ठीक है, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, और हम जानते हैं द लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर है आल्सो। अब भाई ये बताइए जो ये चीजें हैं आपको बताई गई हैं कि जो ह्यूमन फैक्टर है, ठीक, ह्यूमन फैक्टर क्या है, अब ह्यूमन फैक्टर है तो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी तो लोगों को रहने के लिए घर, कपड़े और मकान की जरूरत पड़ती है, तो वो लैंड पर ही जो मकान होगा लैंड पर ही, तो यानी कि जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगी, जो पैस्चर्स होंगे, जो कुछ एरिया रिजर्व है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएंगे। मान लीजिए कुछ वो सब गांव में होता है कि कुछ जगह छोड़ दी जाती है सबके उसके लिए, तो वो आप देखेंगे वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वैरीज ग्रेटली फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर, यानी कि जो खेती जैसे मान लीजिए कि जो पंजाब और हरियाणा है, पंजाब एंड हरियाणा इसको पर हम जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा, ठीक है,
पंजाब और हरियाणा में क्या होता है, लगभग 80 से ज्यादा % जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज होती है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार में, यहाँ पे है क्या होता है, ये अरुणाचल 10%, लेस देन 10% से कम ही लोग क्या करते हैं, यहाँ पे खेती करते हैं, लैंड का एग्रीकल्चर में यूज होता है। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री हैज लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया दैट वाज स्टेटेड इन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। अब जो फॉरेस्ट है वो किसी भी कंट्री के एरिया का कितना पार्ट होना चाहिए, जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ये कहती है कि जो भी एरिया है किसी भी नेशनल और किसी भी वो देश के जो फॉरेस्ट है वो कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम तो होने चाहिए कि वो कम से कम उसको कहता है जो वो पॉलिसी कहती है कि सबके पास जितना एरिया हो उसमें से 33% क्या फॉरेस्ट हो। लेकिन किसी देश के पास है इससे ज्यादा भी है, किसी की नहीं, तो जैसे हमारे यहाँ तो कहते हैं लगभग 28% अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स 28% फॉरेस्ट एरिया अभी भी हमें पेड़ लगाने की जरूरत है, फॉरेस्ट को बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, तो हर कंट्री को डिसाइड किया गया है कि आपको 33% अपने एरिया का पेड़ लगाने यानी जंगल रखना। ठीक है, a part of land turns at wasteland and land put into the other agricultural uses। ठीक है, wasteland included rocky area and desert land put into other agricultural uses and settlement, road, railways and अब वेस्टलैंड क्या क्या इंक्लूड करती है। ठीक है, अब जहां पे है रॉक है, पत्थर पथरीला स्थान है, जगह है, एरिड है, एरिड का मतलब तो सलाइन एरिया। ठीक है, सलाइन एरिया, डेजर्ट तो आप जानते हैं सबसे बड़ा कौन सा डेजर्ट है, थार डेजर्ट, नहीं इंडिया में, सॉरी इंडिया का जो डेजर्ट है उसका नाम है थार डेजर्ट। ठीक है, वो कहां पे है, राजस्थान में, राजस्थान का एरिया है, वहां पे डेजर्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, ये वेस्टलैंड है, ये क्या है, इसमें किसमें इंक्लूड है, वेस्टलैंड। ठीक है, अब उस और ये लैंड पुट इनटू अदर एग्रीकल्चर, कुछ ऐसे लैंड है जिनको अदर एग्रीकल्चरल लैंड में रखा गया है, जैसे नॉन एग्रीकल्चर जिसमें खेतीबाड़ी नहीं होती, जैसे सेटलमेंट ऑफ रोड। ठीक है, रोड का, रेलवेज का और इंडस्ट्री का जहां पे सेटलमेंट होता है, जैसे मान लीजिए जो रोड जाती है तो मान लीजिए कि एग्रीकल्चर लैंड तो है लेकिन उसको जहां से पास हो जाती है वो वाली लैंड जो होती है वो नॉन एग्रीकल्चरल में बदल जाती है। ठीक है, चलिए अब लैंड डिग्रेडेशन इन द कंजर्वेशन पैटर्न। अब लैंड डिग्रेडेशन एक शब्द आता है, लैंड डिग्रेड का मतलब है जैसे ग्रेड होता है, बच्चे देते हैं ना कि बच्चे का ग्रेड अच्छा है, यानी कि उसकी क्वालिटी के ऊपर होगा, यानी अगर उसकी क्वालिटी होगी तो उसका ग्रेड भी अच्छा होगा। ठीक है, अब जब लैंड डिग्रेड होगी, डिग्रेड का मतलब है उसकी ग्रेड में कमी, उसकी क्वालिटी, डिग्रेड का मतलब होता है कि डिक्रीज इन क्वालिटी। ठीक है, जब लैंड की क्वालिटी में कमी आ जाती है तो उससे ही हम बोलते हैं कि लैंड डिग्रेड हो गई। लैंड डिग्रेड जब लगातार हम हो रहा है कि जो लैंड है उसकी क्वालिटी दर बदर कम हो रही है तो हम बोलेंगे कि अब ना लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है इसको बताते हैं। चलिए अब देखो, जैसे लाइक डिफॉरेस्टेशन, जहां पे फॉरेस्ट हुआ करते थे वहां पे आप फॉरेस्ट नहीं लगाएंगे तो कुछ दिन बाद हम किसी वेस्ट लैंड में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग, अब
बार बार ग्रेजिंग करोगे, बार बार चराओगे, तो फिर जो मान लीजिए अच्छा एक मैदान हुआ करता था, अभी ग्रास लैंड हुआ करता था, ग्रास लैंड घास का मैदान हुआ करता, तो बार बार चराओगे तो वो कुछ दिनों बाद बंजर में बदल जाएगा, ठीक है, उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। जिससे और माइनिंग, माइनिंग तो ये जहाँ जैसे मान लीजिए जहाँ पे कुछ यहाँ पे है माइंस है, ठीक है, तो जो आसपास का एरिया होगा उसकी भी जो लैंड ही होगी उसकी क्वालिटी में कमी आएगी। कैसे आएगी? कुछ ये जो माइंस के कुछ प्रोडक्ट होंगे, जो भी निकलेगा वेस्ट मटेरियल वो आसपास फैलेगा, तो जैसे ही फैलेगा तो अपने आसपास की लैंड की जो क्वालिटी है उसको डिक्रीज करेगा, तो इसे ही बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। वो किसकी वजह से? हमने ये तीनों चीजें, तीनों फैक्टर बताए, ठीक है। और ये एक्सेसिवली फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओवर द एरिया कैन लीड डिग्रेडेशन। और ये जो होता है ये किसी एक दिन का नहीं होता है, ये बड़े लंबे समय से चल रहा होता है, यानी कि लैंड को डिग्रेड करने का कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं, ये लंबा प्रोसेस। माइनिंग साइट्स आर अबंडन्ड आफ्टर एक्सकवेशन वर्क कंप्लीटेड लीव्स दी। जो माइंस होती है वो उसमें खुदाई होने के बाद क्या होता है कि बड़े बड़े उसमें छोड़ जाती हैं, बड़े बड़े उसमें गड्ढे छोड़ जाते हैं, तो वो जो लैंड हुई है वहां की वो तो समझ लीजिए वो खराबी हो गई, डिग्रेड हो गई, ठीक। अब और उसमें स्टार्ट साइन, ठीक है। अब आता है इन अदर स्टेट, लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हाँ ठीक है, एंड महाराष्ट्र के जी मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। अब इन स्टेटों में ना ज्यादा लैंड का डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। पहला ये आता है गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, ठीक है। इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर irrigation is responsible for the land degradation without occur due to the water logging leading increasing the salinity and alkalinity of the soil। अब जो यूपी में है, यूपी, अब यूपी की जैसे ये पंजाब है, पंजाब में क्या है? पंजाब में कैनाल्स ज्यादा है, नहरें। अब नहर का पानी आता है तो ये बार बार जब पानी आएगा, बार बार किसी जगहों पे भरा रहेगा, तो वहां की जो लैंड होगी उसकी क्वालिटी डिग्रेड होगी, ठीक है, उसकी क्वालिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी, ठीक है। डिक्रीज होने का मतलब है कि वो डिक्रीज हो जाएगी, तो और उसमें ना सैलिनिटी यानी कि वो उसकी जो मिट्टी होगी नमकीन हो जाएगी, ठीक है। The mineral processing like grinding the limestone for the cement industry and calcite soapstone as the ceramic industry generates huge quantity of dust and in the atmosphere. Retard the process of infiltration of water into the after the soil the center down on the land। अब ये क्या है? जब हम जानते हैं कि जो सीमेंट बनती है जहाँ पे, तो वहां पे सीमेंट के बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ा जाता है। जब तोड़ा जाता है तो उनसे बहुत ज्यादा मात्रा में धूल निकलती है, ठीक है। तो धूल निकलती है और वही धूल एटमॉस्फेयर में जाती है, और वही जो अभी कुछ उड़ती रहती है, फिर धीरे धीरे करके जमीन पे बैठ जाती है, और जिस जमीन पे आसपास में बैठ जाती है तो वहां की जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसकी क्वालिटी को डिक्रीज कर देती है, ठीक। बस बात इतनी सी बात है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब पहला है एलुवियल्स, सॉइल पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। हमने सॉइल की बात की तो पहले हाँ ये ब्लैक सॉइल आती है, हाँ ठीक है। ये टाइप्स ऑफ सॉइल हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ सॉइल में पहला ही आता है एलुवियल सॉइल, ये वाली एलुवियल सॉइल, ठीक है। जी कहाँ जा रहे हो? हाँ एलुवियल सॉइल,
चलिए, अब एलुवियल सॉइल किस तरीके की सॉइल? एक ऐसी सॉइल जो ना नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना होता है। मान लीजिए कि ये जो नदी है, ये दो नदियां हैं, गंगा जी है, ये जमुना जी है, ठीक है, ये आकर की मिट्टी, तो उनके द्वारा लाई गई मिट्टियों से जो बना है एरिया, जो प्लेन है, ठीक है, और उधर है पंजाब में सिंध नदी और वो सतलज नदी से बना हुआ है, ठीक है, उस नदी से बना हुआ उस प्लेन को, ये जो प्लेन बना है, यहाँ पे जो मिट्टी आएगी उसका नाम होगा एलुवियल सॉइल। ये किससे आती है? ये आती है नदियों से, रिवर से। कहां से आती है? रिवर से, ठीक है। The Himalayan river system of Indus, Brahmaputra, Saraswati, Brahmaputra, Ganga carry the sediment with them and form the region of alluvial deposit. The entire northern plains are made of alluvial soil. यानी कि जो हिमालयन रिवर है, कौन सी है? इंडस है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये क्या करती है? वो हिमालय से आती है तो अपने साथ ना वो ये लाती है सेडिमेंट, यानी कि बालू पत्थर जो भी ला करके वो अपने ये प्लेन वाले एरिया में सब जमा करती है। जमा करने से हुआ क्या है कि इस जमा करते करते ना एक मैदान बन गया। तो अब जो ये मैदान की मिट्टी होगी ना, उसे ही बोलते हैं एलुवियल सॉइल, ठीक है। जैसे अब क्या है, अब आगे चलें। ये थोड़ी थोड़ी कहते हैं स्टेटली राजस्थान में, गुजरात, ये ज्यादा मात्रा में उधर नहीं, राजस्थान गुजरात में है, ये सबसे ज्यादा यूपी और बिहार वाले रीजन में, ठीक है। एलुवियल सॉइल इज आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ पर्टिकुलर इन द डेल्टास ऑफ द महानदी गोदावरी एंड कृष्णा एंड कावेरी। ये हमने कहा ना कि जहां पे नदियां आएंगी, जहां पे नदियां बनेगी, जहां पे नदियां से मिट्टी आएगी, नदियों से बना जो प्लेन होगा, नदियों से लाई गई मिट्टी से जो बना एरिया होगा, उस एरिया की जो मिट्टी होगी वो एलुवियल कही जाएगी। अब इसमें कौन सा जैसे कह रहा है, डेल्टास ऑफ द महानदी एंड गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ठीक है। महानदी एंड गोदावरी, जैसे डेल्टा क्या है वो पहले समझिएगा, ठीक है। डेल्टा कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए कि एक नदी इधर से आई, एक नदी इधर से आई, या तो ये कह सकते हैं कि डेल्टा जो है वो एक नदी जा रही है, क्या हो जाएगी, ये इस तरीके दो पार्ट में बच जाएगा, ठीक है। तो वो ये जो वाला एरिया होगा, मान लीजिए पहले इधर से थोड़ा थोड़ा यहाँ से जमना स्टार्ट हुआ, फिर ये जमते जमते इस सामने से जो मिट्टी है ये एक डेल्टा फॉर्म होगा। तो ये जो डेल्टा होगा ना, ये भी इससे बन जाएगा, ये भी इसमें जो सॉइल होगी ये एलुवियल सॉइल होगी, ठीक है। और ये कृष्णा एंड कावेरी नदी भी बनाती, महानदी बनाती, गोदावरी बनाती, ठीक है। The type of soil has various proportions, salt, silt and clay. इस जो एलुवियल सॉइल होती है, इसमें काफी मात्रा में सिल्ट, छोटी छोटी पत्थर होंगे, छोटे छोटे पत्थर, सिल्ट, सैंड होंगे, बालू होंगे, एंड क्ले तो जानते हैं, वो जो सॉइल बनती है सबसे पहले आती है सिल्ट, फिर उसके बाद सबसे छोटा होता है सैंड का पार्टिकल, फिर उससे छोटा सबसे होता है क्ले का पार्टिकल, ठीक है। आजकल तो आर्टिफिशियल क्ले भी आती है, जो मिरर में लगाने के लिए पीछे से ना वो क्ले आर्टिफिशियल है, लेकिन वो जाने कितने बारीक, कितने पतले, इतने छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, उसे ही बोलते हैं क्ले, ठीक है। अब थोड़ी सी आगे इसकी बात करते हैं। According to their age of alluvial soil can be defined as old alluvial soil, जिसको बोलते हैं बंजर, and new alluvial soil इसको बोलते हैं खादर। जो पुरानी है उसको बोलते हैं बैंगन, और जो नई है उसको बोलते हैं खादर।
बांगर खादर, ये दो नाम है याद रखना। नई वाली का नाम है बांगर एंड जो ये नई है वो पुरानी वाली के बांगर, नई वाली के खादर। ठीक, बांगर सॉइल has higher concentration of conquer nodules and has more fine particle and is more fertile than बांगर। जो खादर है, बांगर has soil has concentration of conquer nodules and has more fine particle, more fertile than बांगर। ठीक है, जो खादर है वो ज्यादा फर्टाइल है। ठीक है, बस इसमें यही है कि जो खादर एलुवियल सॉइल है, जो नई वाली है वो पुरानी वाली से ज्यादा उपजाऊ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ ये आगे चलते हैं। अब एलुवियल सॉइल अब थोड़ा सा है, इसको यहीं तक पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद हम किसी दिन नेक्स्ट दिन। एलुवियल सॉइल इज हाईली फर्टाइल एंड हैड great proportion of potash, folic acid, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereals, pulse crop। ठीक है, एलुवियल सॉइल जो होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो गंगा और जो भी नदियां होंगी दूर से चलकर आई होती हैं, उनके साथ अपने साथ बहुत सारे तरीके के मिनरल्स को मिलाते हुए अपने पानी के साथ लाती है, और उन्हें जब साइड में उन पत्थरों और उनको छोड़ देती है तो उनके साथ मिनरल्स भी छूट जाते हैं। इस वजह से ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। किसके लिए अच्छी होती है? शुगर केन। अब शुगर केन देखो, जहां जहां शुगर केन मिलेगा वहां जहां जहां अच्छा शुगर केन मिलेगा वहां समझ लीजिएगा कि जो वहां पे अच्छी एलुवियल सॉइल है। पैडी धान भी अच्छा हो जाता है, व्हीट गेहूं एंड अदर सीरियल्स। अगर हम सबसे ज्यादा गेहूं की जो मात्रा है तो सबसे ज्यादा कहां होती है? यूपी में। ठीक है, यूपी में सबसे ज्यादा जो व्हीट की प्रोडक्शन होता है, लेकिन जो पंजाब है वो पर हेक्टेयर में ज्यादा है। ठीक है, ये भी व्हीट देता है लेकिन ये पर हेक्टेयर में ज्यादा है। ठीक है, इसको पर हेक्टेयर में ज्यादा है। थैंक यू, यहाँ तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।